अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। तो आज है 31 दिसंबर यानी कि 2021 का अख्ताम होने को है और इसके साथ ही कल की जो सुबह होगी नए सूरज के साथ तुलू होगी और उसमें जो है नया साल शुरू हो जाएगा और नई उमंगें भी होंगी। अगर हम 2021 की बात करें तो हम लोगों में जाते रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम सुनते रहे हैं, ख़ास तौर पर इस हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात करते रहे हैं। लोगों से हमने व्यूज़ लिए हैं कि कैसा रहा ये साल, तो उस पर हम लोगों से भी बात करते रहे हैं, उनके व्यूज़ लेते रहे हैं। लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो सारा साल फील्ड्स में जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, वो बिजली से रिलेटेड हो, वापडा हो, कोई भी फील्ड हो जाए। हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके बिना शायद कोई भी चीज़ कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज का दिन जो है वो हम रिपोर्टर्स के नाम करेंगे और उनसे जानेंगे कि 2021 में उन्होंने क्या-क्या चीज़ें देखी, किस हद तक डेवलपमेंट्स हुई, किन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं, रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। तो अभी मेरे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। चूँकि अज़ादार हेल्थ से रिलेटेड आपकी बीट है, हॉस्पिटल्स जाते हैं, डिफरेंट जगहों को आप कवर करते हैं। तो मुझे बताएं, हेल्थ में क्या डेवलपमेंट देखते हैं, ओवरऑल हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या देखते हैं? साल 2021 के वाले से बात की जाए तो सबसे पहले सदफ़ आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि हमारे फ़ैसलाबाद ज़िला में कितने मराकज़ सेहत हैं, कितनी इलाज गाहें हैं। फ़ैसलाबाद में टीचिंग हॉस्पिटल के वाले से बात की जाए तो 5 टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जिसमें अलाइड हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल है, फ़ैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, इसके अलावा जनरल अस्पताल गुलामदाबाद है और हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये 5। अच्छा, आप आ जाएँ, आप महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हल्के में आता है हॉस्पिटल, वो फ़ैसलाबाद ज़िले में 168 बुनियादी मरकज़ी सेहत हैं, 54 फ़ैसलाबाद ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरियाँ हैं। इसके साथ साथ सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो शहरी इलाकों में है वो 44 हैं और RHC जिन्हें रूरल सेंटर कहा जाता है, उनकी तादाद फ़ैसलाबाद ज़िले में 15 बनती है। अच्छा, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हल्का 2 निज़ाम चला है, एक DHA चला रही है जिसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कहते हैं, जो कि हुकूमत के मातहत है। इसी तरह ही हुकूमत ने जो निज़ाम है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी का, जिसमें बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और रूरल हेल्थ सेंटर है, इनका निज़ाम हुकूमत ने ठेके पे दिया हुआ है। उसे चला रही है PHFMC, जिसे कहते हैं पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, वो चला रही है। अब बजट उनका अलहदा से आ रहा है, इनका बजट अलहदा से आ रहा है। फ़ैसलाबाद में बदकिस्मती से जिस तरह गुज़िश्ता साल गुजरते रहे हैं, इस साल भी कोई हमें नई डेवलपमेंट जो है वो देखने में नज़र नहीं आई। अब फ़ैसलाबाद में कौन से तरक्याती मनसूबे हैं, अगर उनकी बात करूँ तो फ़ैसलाबाद में अगर हम बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी से शुरू होते हैं, जनरल अस्पताल समनाबाद अरसा दराज से मनसूबा आ रहा है हमारा, जो बदकिस्मती से कंप्लीट नहीं हुआ और इस मनसूबे ने 2 साल में कंप्लीट होना था। तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, मनसूबा फ़्लॉप चला आ रहा है, अभी तक इसमें तोसी जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रही। इसी तरह हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरे की वाले से बात की जाए तो उसका भी काम रुका हुआ है, वो भी फ़ाल अस्पताल हमारा नहीं हो सका मुकम्मल। जो तोसी मनसूबे आ रहे थे, जैसे अगर तोसी मनसूबे मुकम्मल होंगे तो लोगों को मज़ीद इलाज की बेहतर सहूलियात जो हैं वो मुयसर आ सकेंगी। जैसे जनरल अस्पताल समनाबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कई डेवलपमेंट, कई शोबे, अमराज शोबे जो है वो डेवलपमेंट वहाँ पे होंगे, मुतारफ़ करवाए जाएंगे इलाका मकीनों को, बजाय अलाइड DHQ जाने के वहाँ पे इलाके के में सहूलियत मिल सकेगी इलाज की। इसी तरह हमारा RHC खुड़ियाँ वाला, उसे अपग्रेड किया गया है, मगर बदकिस्मती से वो भी इस साल जो है वो फ़ाल मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका। इसी तरह हमारे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ांवाले की से बात की जाए तो जड़ांवाले का मनसूबा अरसा दराज से हम सुन रहे हैं जी, अब समरी भिजवा दिया, अब PC1 भिजवा दिया, अब PC1 मंजूर हो गया है, अब उसका PC1 जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया जी, बिल्डिंग के इशू चलते आ रहे हैं जी। अच्छा, वो भी हमारा जो जड़ांवाले का तोसी मनसूबा है, उसके ऊपर बिल्डिंग ही, हमें जगह ही नहीं मिल सकी कि हमने इसका तोसी मनसूबा कहाँ बनाना है। हमारे समुंदरी है, हमारा तांदले वाला है, वहाँ पे भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये होगी महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के वाले से। अगर हम टीचिंग अस्पताल के हाल से बात की जाए तो हमारा DHQ हॉस्पिटल 2016 में यहाँ पे 120 बेड इजाफ़ा करने का मनसूबा बनाया गया था। सुलेमान गनी साहब थे डिप्टी कमिश्नर फ़ैसलाबाद 2016 में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा, अब 5 साल हो गए हैं, उसकी जो समरी है वही PC1, कभी उसका मंजूर नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी फ़ंड नहीं मिलते। ठीक है, अज़ादार, आपकी बातों से यही लग रहा है कि सिर्फ मंसूबे जो हैं वो सिर्फ नाम के हैं, उन पर किसी किस्म का अमल नहीं हो रहा। मंसूबे कंप्लीट ना होने की इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा फ़ंड्स जो है वो बहुत बड़ा मसला चला आया है। हुकूमत की जानिब से जो है फ़ंड्स वो नहीं भिजवाए गए। कुछ हमारी जो मैनेजमेंट होती है उनकी कुछ नाकस पॉलिसियाँ होती हैं कि जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे DHQ अस्पताल में 100 बेड का 120 बेड का इजाफ़ा कर रहे थे। अब वहाँ पे इन्होंने कहा कि जी न्यूरो सर्जरी वार्ड होगी, पीड्स होगी, मेडिसिन होगी और गायनी होगी, यानी कि 4 शोबे मुतारफ़ करवाने थे वहाँ पे।
और वहाँ पे अब यह बना के न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट उन्होंने निकाल दिया बीच में से। उन्होंने कहा कि न्यूरो सर्जरी का अगर डिपार्टमेंट बनाया जाएगा तो न्यूरो सर्जरी का अमला कहाँ से आएगा, उसके लिए अलग से मशीनरी कहाँ से आएगी, उसका वार्ड अलाइड हॉस्पिटल में बना हुआ है। तो अब आखिरी साल में, इसी साल 2021 में न्यूरो सर्जरी वार्ड जो कि DHQ अस्पताल में बनना था उसे निकाल दिया गया है। अब 2021-22 का फ़ंड मुख्तस किया गया है, उसमें हुकूमत की जानिब से बाकायदा 40 करोड़ रुपए के इसके फ़ंड मुख्तस कर दिए हैं। अब उसका PC1 मंजूर नहीं हो रहा। PC1 जब तक मंजूर नहीं होगा तब तक इमारत का काम नहीं शुरू होगा, उसकी तमीर का काम नहीं शुरू होगा। अब वो रिकॉर्ड बनी हुआ है। अब हम आ जाते हैं फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात की जाए। अलाइड हॉस्पिटल में हमारे पास मॉडल ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं और ये अरसा दराज से बन रहे हैं जी। 2 साल में मुकम्मल होने थे वो मॉडल ऑपरेशन थिएटर, जिसमें बिल्कुल ऐसे ही कि यकीनन फंड्स जो है वो वजह है, मंसूबे सिर्फ नाम के मंसूबे, उन्हें कंप्लीट नहीं किया जा रहा। अज़रदार, आप हेल्थ के साथ साथ जुडिशरी भी कवर करते हैं, उसमें क्या देखते हैं आप? फैसलाबाद अगर जुडिशरी के हवाले से बात की जाए तो अब जो केसेस हम देख रहे हैं तो उसमें देखें केसेस के हवाले से मुख्तलिफ पहलू होते हैं। जब मुकदमा दर्ज होता है फिर उसका चालान पेश करना होता है, फिर उसकी तफ्तीश वगैरह जो सारी है। अब फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो पिछले महीने ही मैंने ख़बर रिपोर्ट की है कि फैसलाबाद में तकरीबन 20,000 से ज़ायद चालान जो हैं वो पुलिस ने पेश अदालत में नहीं उनकी जानिब से किए जा सके। फैसलाबाद की अगर अदालतों की बात की जाए तो रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा केसों की समाअत हो रही है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा लोग केसों की समाअत के लिए फैसलाबाद की अदालतों का रुख करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फौजदारी केसेस चले आ रहे हैं ना, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब जुडिशरी के निज़ाम की बात करें तो जो केसेस आगे कई साल चले आते थे ना, अब वैसा नहीं है। अब केसों के फैसले जो हैं वो जल्द इंसाफ लोगों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी में किसी हद तक कुछ बेहतरी हुई है, बजाय इसके हेल्थ में उस तरह से बेहतरी नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2022 जैसे ही शुरू हो तो जो चीज़ें हैं वो हेल्थ से रिलेटेड भी ठीक हो जाएं। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर उमैर अज़मत मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। उमैर, चूँकि आप एक्साइज को भी देखते हैं, FBR को भी देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये जो पूरा साल रहा 2021, इसमें कहाँ कहाँ पर आप गलतियाँ देखते हैं इन डिपार्टमेंट्स में और किस हद तक तरक्की भी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अगर बात करें वफाक से स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो टैक्स कलेक्टर है वो FBR है वफाकी सतह पे। तो इस हवाले से डिजिटलाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके लिए तो FBR की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। और अगर हम फ़ाइनेंशियल ईयर की बात करें तो FBR का या वसूलियों का जितने भी सिस्टम है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में जाके ख़त्म होगा। लेकिन चूँकि अगर हम बात कर रहे हैं साल 2021 की, तो इस हवाले से FBR में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ आई हैं। डिजिटलाइजेशन के हवाले से कुछ इक़दाम किए हैं। इनकी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी काफ़ी हद तक ग्रोथ आई है। रवा माली साल के पहले 6 महीनों के दौरान जो है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आप कह सकते हैं करीबन 70% तक जो टैक्स वसूलियाँ हैं FBR की उनमें इजाफा हुआ है। इसी तरह POS सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए इंतजाम किए गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जो साल 2000 ये सारी तरक्कियाँ 2020 से आप कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम 2020 से अगर 2021 का कंपैरिजन करें? अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ की, तो वो पिछले माली साल के साथ कर रहा हूं कि उसकी निस्बत 70% तक उसमें ग्रोथ आई है। गो के फैसलाबाद की एक बड़े जो टैक्स गुजार थे उनकी रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल कर दी गई, मगर इसके बावजूद भी जो ग्रोथ है वो 70% तक इंक्रीज़ हुई है FBR की टैक्सेस के मद में। इसी तरह रिफंड्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा FBR की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। POS मॉनिटरिंग, जो सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। तो ओवरऑल जो FBR की कारकर्दगी है, बेज़ाहिर अगर हम डिजिट की हद तक देखें वो हौसला अफजा है, लेकिन जो टैक्स नेट में इजाफा है उस हवाले से FBR अपना किरदार उस तरीके से अदा नहीं कर पाया है जिस तरीके से करना चाहिए था। नए टैक्स गुजारों को नहीं ढूंढ सका, टैक्स नेट में इजाफा उस तरीके से नहीं हो सका। गो के अभी एक और जो कि बड़ी पेशरफ्त हुई है कि FBR ने नादरा के इश्तराक के साथ एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है जिसके तहत वो नादरा तमाम इंफॉर्मेशंस बिलखुसूस जितनी बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी रिकॉर्ड जो है वो FBR को फ्राहम करेगा। जिस तरह दिसंबर में 14 मिलियन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो नादरा ने FBR को दिया और इस बात पे अभी रिसर्च तहकीकात हो रही है कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, कितने नहीं देते। फिर उसकी बुनियाद पर FBR का मौक़िफ़ है कि उसकी बुनियाद पर इन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाएगा। इसी तरह अगर हम बात एक्साइज़ की हद तक की करते हैं तो एक्साइज़ की जानिब से भी 21 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए। बिलखुसूस ऑनलाइन
ई पेमेंट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए। अगर हम वसूलियों के हवाले से बात करें तो पिछले साल के पहले 6 महीनों के मुकाबले में रवा माली साल के पहले 6 महीनों में यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक उनकी जो एक्साइज़ की ग्रोथ है वो 35% तक है। माजी की निस्बत नई गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, टैक्स वसूलियाँ ज़्यादा हुई हैं। इसके अलावा एक्साइज़ ने एक जो बड़ा इनिशिएटिव इस हवाले से उठाया वो बायोमेट्रिक तस्दीक, जो मलकियत तब्दीली की, जिसकी वजह से चोरी की गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड हो जाती थी, उनकी मलकियत तब्दीली चेंज हो जाती थी, फिर तनाज़ात सामने आते थे, लोग गैर कानूनी तरीके से एक्साइज़ को डॉज दे के या एक्साइज़ मुलाजमीन की मिली भगत से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलों की मलकियत तब्दील करवा लेते। तो वो उन तमाम चीज़ों का रास्ता रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो एक्साइज़ की जानिब से ज़रूरी कर दी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं जो कि इस हवाले से टैक्स वसूल करने वाले महकमों की जानिब से उठाए गए हैं, ताहम इनमें अभी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश जो है वो काफ़ी हद तक बाकी है। ठीक है उमर, जैसे कि आपने कहा कि आपकी बातों से यकीनन ये लग रहा है कि इनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन यकीनन जो थोड़ी थोड़ी खामियां हैं हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे FBR में भी है, एक्साइज़ में भी है, जो थोड़ी थोड़ी कमी आप कह रहे हैं कि रह गई है, उसकी वजह क्या? आप देखें टैक्स नेट में इजाफा जो है वो इस वक्त नागुज़ीर है। पाकिस्तान को, फैसलाबाद को, पाकिस्तान की आवाम को इसकी सख्त ज़रूरत है। बजाय इसके कि आप घी ख़रीदें उस पर टैक्स, सेल टैक्स पे करें, आप चीनी ख़रीदें उस पर आम शहरी सेल्स टैक्स पे करें, तो इन तमाम टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस से जान छुड़वाने के लिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो कि किसी भी शख्स की आमदन पर बनते हैं वो FBR वसूल करे। तो फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। तो FBR को चाहिए, रियासती मशीनरी को चाहिए कि ऐसे वो तमाम अफराद उनको ढूंढे और फिर पकड़ कर उन लोगों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाए। ये सिर्फ FBR की नहीं, उन लोगों की भी कौमी ज़िम्मेदारी है, ये कौमी फरीज़ा है कि आप एक कारोबार कर रहे हैं, आप आमदन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मगर उसमें से जो मुल्क का हिस्सा है वो आप खुद खा रहे हैं। ये एक बड़ी ज़्यादती है इस मुल्क के साथ। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो है इन दोनों सेक्टर्स में काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जो आने वाला साल होगा उसमें मज़ीद बेहतरी होगी। अभी वक्त वेब ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, मैं उनसे बात करूंगी। अब्दुल रहमान, चूँकि बल्दियात आपकी फ़ील्ड है तो आप बेहतर बता सकते हैं कि चूँकि साल ख़त्म हो गया, अब तक पूरे साल में क्या चीज़ें देखते हैं, कितनी चीज़ें नेगेटिव देखते हैं, कितनी पॉजिटिव, कोई ऐसी चीज़, कोई डेवलपमेंट, अच्छी चीज़ देखते हैं इसमें? थैंक यू। देखिए, ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ेगा कि 2021 बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से कोई अच्छा साल नहीं रहा। यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान मई 2020 में उन्हें हटाया गया था एक्ट के ज़रिए, फिर उसके बाद मार्च में अदलिया ने उन्हें बहाल कर दिया। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत ने बिल्कुल भी वो अदलिया का हुक्म नहीं माना और अक्टूबर में जाके बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल किया और अब ये ख़त्म हो गए बेचारे, कुछ भी नहीं करवा सके। डेवलपमेंट के हवाले से अगर देख लें तो फैसलाबाद में टके की डेवलपमेंट नहीं हो सकी। कहीं पर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लग सका, कहीं पर कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू हो सके। रोड्स की अगर शुरू की, जंग रोड या स्त्याना रोड या दूसरी रोड्स, तो वो भी अभी तक जो पेंडिंग पड़ी हुई है कोई भी मुकम्मल नहीं हो पाई। अगर महंगाई की बात कर लें तो ट्रेडर से लेकर आम नीचे तक का जो सैलरीड पर्सन है वो रो रहा है। किसी की जो कहते हैं ना कि पूरी नहीं पड़ रही, जितनी भी उसकी आमदन है, हर तबका बराबर का मुतासर हो रहा है। तो मजमूई तौर पर ये 2021 की अगर हम बात करें, सरकारी मुलाजमिन की बात कर लें, ट्रेडर की बात कर लें, दिहाड़ीदार की बात कर लें, तमाम लोग महंगाई की वजह से आजिज़ रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से देख लें तो जितने MPMNs तंग रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान भी उतने तंग रहे हैं। इवन के यहाँ पर यूनियन कौंसल्स को फील्ड ऑफिस बना दिया गया, फील्ड ऑफिस से वापस यूनियन कौंसल्स बन गई। इस दौरान मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो मसला पैदा हुआ वो अपनी जगह, जो लोग हैं वो पैदाइश, अमवात, निकाह, तलाक के सर्टिफिकेट के लिए रुल गए, उन्हें अदालतों के चक्कर काटना पड़े। तो मामूली से मामूली जो चीज़ जिसे कहते हैं गवर्नेंस की, वो हमें नज़र आया है कि बद इंतज़ामी की इंतहा हो गई है। इतनी नाक़िस गवर्नेंस रही है, इतनी जो ब्यूरोक्रेसी, अदम ताउन पर उनका रवैया मबनी रहा है। पुलिस के हवाले से देख लें, उन्होंने इसी तरह साइलिन को तंग करने का सिलसिला रखा है। तो ये किसी भी हिसाब से कोई बेहतर नहीं रहा। डॉलर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर डॉलर 180 पे चला गया और अभी कहा जा रहा है कि शायद जून तक ये 200 पर चला जाए। एक्सपोर्ट में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ जितना इंपोर्ट में नुकसान उठाना पड़ा। इस साल में जो अभी प्लान किया गया था, $21 अरब का खसारा हो चुका है।
और उसका नतीजा ये निकलेगा कि अभी जो 600 अरब रुपए के दोबारा से मिनी बजट जिसे कहा गया IMF की डिमांड पर टैक्सेशन की जा रही है, तो ये जनवरी का जो महीना होगा नए साल का आवाम को जो तोहफ़ा मिलेगा वो 600 अरब के टैक्सेस का मिलेगा। तो यहाँ पर मजमूई तौर पर मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन जमातें वो कहाँ पर सोई हुई हैं, क्योंकि अगर मैं नून लीग की वेट करता हूँ तो 2021 नून लीग के हवाले से भी बड़ा मायूस कन रहा है कि नून लीग ने ना तो कोई बड़ा एहतजाज लॉन्च किया है, ना असम्बली में कोई उनकी पार्टिसिपेशन कोई बहुत अच्छी रही है, अदम इत्माद के हवाले से उनके फिगर्स पूरे नहीं रहे, अवाम से भी वो कटे रहे हैं, असम्बली में से भी वो कटे रहे हैं। और उनकी वाहद ये थी कि वो किसी तरह PTI को पीछे हटा के जो है वो अंपायर के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले। अच्छा ठीक है अब्दुल रहमान, जैसे कि आपने बड़ा क्लियरली बताया कि ये जो साल है 2021 कुछ खास अच्छा नहीं रहा, डेवलपमेंट नहीं हो सकी, कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आई, ये तो सारी चीज़ें जो बताई, कुछ वजूहात भी हमें बताएं कि आखिर डेवलपमेंट ना होने के पीछे वजूहात क्या थी। देखिए हुकूमत के पास फ़ंड्स कम है, जो बजट में तय किया गया था इतनी टैक्सेशन होगी, इतने तमाम काम किए जाएंगे, डेवलपमेंट की जाएगी। फिर जब प्रेशर आया कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बंद हुई, दूसरा प्रेशर आया तो उन्होंने पैसे वापस निकाल लिए, मरकज़ में ले गए, पंजाब में ले गए पैसे, तो जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई। जो मामूली काम होने थे पैच एंड वर्क के, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के, वो नहीं हो पाए। मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ानी थी वो उनकी डिमांड्स के मुताबिक नहीं बढ़ाई गई। फिर जो IMF का प्रेशर आया उसकी वजह से जो उनका लोन देना है लोन दिया, जितने डॉलर्स यहाँ पर कोई 30 अरब डॉलर के करीब बैरून ममालिक से पाकिस्तानियों ने भिजवाए, 30 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट हुई, लेकिन जो हमारी इंपोर्ट है जो डेफिसिट जिसे कहते हैं वो 30 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। अब इसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास डॉलर ही पूरे नहीं हो पाते और हमें डॉलर्स के लिए बैरून ममालिक अपने दोस्त मुल्कों को देखना पड़ता है, कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो कर्ज़े भी अब इतने ज़्यादा हो गए हैं और दोस्त ममालिक भी जो हाथ खींच रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो रुपये पे आ रहा है। रुपया 180 पे चला गया। अब जितनी इंपोर्ट्स होती थी जिसमें हमने इवन कि मैं बात करूं 2021 में तकरीबन को 10 अरब डॉलर की फ़ूड इंपोर्ट की हैं। अब जो ज़राअत के हवाले से मुल्क पहचाना जाता है, अगर वो 10 अरब डॉलर की फ़ूड इंपोर्ट करता है जिसमें खुर्दनी अजनास जो पाम आयल वगैरह दूसरे आयल आ जाते हैं, या इसमें फ़ूड की आइटम्स आ जाती हैं, या ये सारी वो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से हट के है, उसका सबसे ज़्यादा बिल बनता है। तो ये हमारी जो एक्सपोर्ट है, मामूल की एक्सपोर्ट, वो हमारे बजट से तजावज़ कर जाती हैं जितना हमने डेफिसिट का बजट तय किया होता है। मजबूरन हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, मजबूरन जो इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिए होते हैं वो वापस लेना पड़ते हैं। उसकी वजह से जो बहरान पैदा होता है, तो ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो चंद हाथों में मुर्तकज़ हो जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि प्रॉपर्टी में पैसा डंप कर दिया जाता है, गोल्ड में कर दिया जाता है, और वो जिससे इंडस्ट्री बननी होती है वो नहीं बन पाती। तो अभी ये देख लें कि जो प्रॉपर्टी में है, जो गोल्ड में है, वो ठीक जा रहे हैं, जिन्होंने डॉलर रखा हुआ वो ठीक जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में है, कारोबार में है, जो सैलरीड पर्सन है वो उसी तरह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हुकूमत को ये समझ लें कि इन 4 सालों में, 3.5 सालों में हुकूमत चलानी नहीं आई, लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने के लिए उस पर टैक्सेशन तो कर दी गई, लेकिन कारोबार कैसे बढ़ाने हैं उस हवाले से रिलीफ नहीं दिया गया। इज़ टू डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, उसमें बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा इन्हें। ठीक है, चलें अब्दुल रहमान, कुछ आने वाले साल की भी बात कर लेते हैं कि 2022 शुरू होने वाला है। तो मुझे ये बताएं कि अपनी ही डेफिनेटली आप जिस फील्ड में एक्सपीरियंस ज़्यादा रखते हैं उसी से रिलेटेड मैं पूछूंगी, आने वाले टाइम में क्या देखते हैं कि अगर तो फंड्स का प्रॉब्लम था तो वो फंड्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता नज़र आ रहा है कि आने वाले साल में शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएं? देखिए, एक तो प्रेडिक्शन है कि जून तक डॉलर 200 का पहुंच जाएगा और उसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान ऐसे आएगा कि जो पहले चीखें नहीं मारते वो भी मारेंगे। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि ये बलदियाती इंतखाबात करवा देंगे और उसमें PTI को बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है, और इसके जो असरात है वो इनके 2023 के जो आम इंतखाबात है उस पर भी पड़ेंगे। और फिर जो इमरान खान जो हर तरह से मुकम्मल तौर पर खारजा पॉलिसी से लेके गवर्नेंस तक नाकाम हो गए हैं, वो अब तो उनकी जो इल्ज़ाम तराशी की तकारीर है जो अपोजिशन पर होती हैं वो भी कोई नहीं सुन रहा। तो एक इसी तरह से प्रेडिक्शन है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ आ जाते हैं 2022 में वापस, तो शायद जनरल इंतखाबात कुछ माह पहले हो जाएं, हालांकि इतना चांस नहीं है और लग रहा है कि शायद आम इंतखाबात 2023 में ही हों। और अगर 23 में होते हैं, ये हुकूमत 2022 में रहती है, तो यही पॉलिसीज़ यही आगे बढ़ेंगी, कोई बड़े चेंज की उम्मीद नहीं है। ठीक है, यकीनन जैसे कि अब्दुल रहमान ने कहा कि बड़े चेंज की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद फिर भी रखनी चाहिए कि शायद चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर अली रज़ा मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। अली, चूँकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद कप्तान रह चुके हैं, 92 का वर्ल्ड कप भी लेकर आए हैं, तो स्पोर्ट्स से एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस हुकूमत ने इस पर काफ़ी काम किया होगा। तो 2021 में क्या काम देखते हैं इस पर?
मैंने तो अभी तक जो है वो 2021 में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा काम नहीं देखा जिससे मैं ये कह सकूं कि हुकूमत ने बड़ा एक कारनामा किया स्पोर्ट्स के हवाले से। ओवरऑल अगर मैं ग्राउंडों की बात करूं तो खस्ता हाली का शिकार है। फैसलाबाद में ख़वातीन के लिए कोई ग्राउंड नहीं है जहां पे वो खेल सकें। ऐलान बहुत से किए गए थे कि जो है वो स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम होगा और ख़ासकर जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर जो है वो चलेंगे। इसमें दो जो DGPR जो स्पोर्ट्स के थे उनको जो भी तब्दील किया गया, उनके प्रोजेक्ट जो है वो पहले जिसने ऐलान किया दूसरा वो कर ना सका, जब दूसरा आया वो भी अब टाइम ख़त्म हो गया। तो 2021 में कोई भी ऐसा काम जो है वो देखने में नहीं मिला। हाँ, समुंदरी का एक जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो है वो ऐलान किया गया था। अच्छा, उसमें डचकोट के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो मलक उमर फ़रूक हैं उन्होंने जो है वो शुरू किया, वो भी सिलसिला भी चल रहा, लेकिन ख़त्म जो मुकम्मल जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक कोई भी नहीं हो सका। इसके अलावा जो है वो हॉकी स्टेडियम का ऐलान किया गया क्योंकि हमारा नेशनल जो कौमी खेल है वो हॉकी है, तो हॉकी के लिए ऐलान किया गया कि हॉकी को जो है वो बेहतर किया जाएगा और उसकी ग्राउंड की बेहतरी के लिए कुछ किया जाएगा। बाकायदा तौर पर जो इससे पहले DG स्पोर्ट्स थे और DG सेक्रेटरी थे जो पंजाब के, उनकी जानब से भी जो है वो ऐलान किया गया कि इसकी जो है वो ग्राउंड को बेहतर किया जाएगा। एस्ट्रो टर्फ इसके ऊपर जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती सबसे ये है कि अभी तक फैसलाबाद में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि इस हुकूमत में इस साल जो है वो ये काम। वजह क्या है इसकी अली? इसमें वजह ये है कि क्रेडिट लेने का सब लोग अपने ऊपर क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये ग्राउंड जो है वो इसी वजह से रोका हुआ है कि इसका इफ्तिताह मैं करूँगा, इस पे जो है वो मेरे नाम की जो है वो तख्ती लगे। और इसके साथ साथ दूसरा अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जब मैंने बात की तो उनकी जानब से ये कहा जाता है कि हमें बजट ही कोई नहीं है जो हम बजट जो दे सकें। हाँ, छोटे मोटे काम जो है वो उसी चीज़ों से निकल आते हैं, जैसे बच्चे वहाँ पे गेम करते हैं और उनकी जो पैसे इकट्ठे होते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वही चीज़ें उसके ऊपर लगा दी जाती हैं, छोटे छोटे काम। लेकिन नई चीज़ें जो नए प्रोजेक्ट वो कोई किसी भी जगह पे नहीं देगा। इससे मैं फिर वो बात करूँगा कि ख़वातीन के लिए ग्राउंड का कहा गया था, जो हमारे इससे पहले DC थे इसी साल में जो रहे, उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद में लड़कियों के लिए जो ग्राउंड दिया जाएगा, लेकिन फैसलाबाद में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी गेम कर सकें। इधर डचकोट रोड के ऊपर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ पे लड़कियाँ गेम करती थी और वहाँ पे उनको अक्सर आपको पता है कि लड़कियों को चेंज करने में और ये चीज़ों का मसला होता है कि घर से वो उन्होंने आना होता है और वहाँ पे चेंज करना होता है, तो वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी उनसे ले लिया गया। असास प्रोग्राम के नाम से उनसे वो प्रोजेक्ट जो कम्प्लेक्स था वो भी ले लिया गया। वहाँ पे दूसरी एक्टिविटी करवाई जा रही है, मतलब खेलों की चीज़ों को देने की बजाय वो वापस मतलब ये कह सकते हैं कि ख़वातीन को स्पोर्ट्स के हवाले से उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद में तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि जो प्लेयर्स हैं वो जीत कर आते हैं अपनी मदद आपके तहत, कोचेज़ उनको मदद करते हैं और मदद करने के बाद वो मेडल्स और जो चैम्पियन बन के आते हैं उनको इनाम तक नहीं दिए जाते, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। अगर हम कबड्डी की बात करूँ तो इस वक्त हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं और एशिया के भी चैम्पियन हैं, दोनों में हम चैम्पियन हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की हमारी गवर्नमेंट की जानब से कि उनके लिए कोई तकरीब रखते, उनको इनामात देते। और इसके साथ एक अहम बात कि हमारा स्नूकर का वर्ल्ड चैम्पियन है आसिफ, उसने चैम्पियन बनाया, उसको बाकायदा तौर पर चेक दिए गए कि ये आपका चेक है, वो अभी तक बेचारा चेक लेकर घूम रहा है, उसको वो नाम की कीमत नहीं मिली। तो ये स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे? तवक्कुआत बहुत ही वज़ीर आज़म पे कि स्पोर्ट्स के हैं, ये स्पोर्ट्स के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ दिखाई अली, मुझे ये बताएं कि अभी तक तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो सकी है। 2022 में क्या देखते हैं कि क्या आने वाला साल स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छा साबित हो सकता है? अल्लाह करे जी, बेस्ट विशेस हैं हमारी कि अच्छा हो और स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो। देखने में कुछ काफ़ी अच्छा मिला। इसमें एक चीज़ जो है वो इसमें रमीज़ राजा ने जो है वो बॉली किया, जिसमें अंडर 30 अंडर 60 के नए बच्चे जो हैं उनके लिए ट्रायल करवाए गए, उनकी टीमें बनाई गई और उनके मुकाबले करवाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं हॉकी स्टेडियम की बात की जा रही थी, तो उसमें भी सैफ गेम क्योंकि आ रही है 2023 में, तो उसके लिए जो हॉकी के मैचेस हैं वो फैसलाबाद में होंगे, उसके लिए एस्ट्रो टर्फ का भी ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि 2022 है उसमें जो है वो खेलों के लिए कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी 2021 में रहा उसी तरीके से अगर देखते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि 22 में भी हमारे जो प्लेयर। चलिए, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी जगह ऐसी देखते हैं कि जिन पे अशद ज़रूरत है कि ये स्टेडियम होना चाहिए और यहाँ पर काम होना चाहिए? देखिए, दोनों जो टीमें उसमें फैसलाबाद का बड़ा अहम रोल रहा है। इसमें मैं कबड्डी की बात करूं तो 16 अगर प्लेयर हैं तो उसमें 12 और 14 का तल्लक जो है फैसलाबाद से होता है इंटरनेशनल टीम में। तो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए जो शहर के अंदर हो,
जिसमें कबड्डी के प्लेयर अपनी प्रैक्टिस कर सकें, वहाँ पे गेम कर सकें और हफ्तावार या महीने के बाद वहाँ पे मैचेस हों आपस में। हमारे पास कबड्डी के लिए ग्राउंड नहीं है, अगर वो दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। और उसके साथ अगर मैं बात करूं दूसरी हॉकी की, तो हॉकी के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे हॉकी के लिए हमारे पास कुछ बेहतरी नहीं है। हाँ, क्रिकेट के लिए तो सब लोग कर लेते हैं, पीसीबी भी कर लेता है और यहाँ पे अकबार स्टेडियम ये बोड़ा वाला ग्राउंड भी है, तो वहाँ पे गेम्स देखने में मिल जाती हैं। लेकिन इसमें हॉकी, कबड्डी और एथलीट्स के लिए बेहतर जितना काम हो सके वो होना चाहिए। अली बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली चीज़ों को बेहतर होने की अशद ज़रूरत है। जैसे कि अली ने बताया कि फ़िलहाल तो सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ग्राउंड्स भी बनेंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के लिए ग्राउंड्स मौजूद नहीं है तो ग्राउंड बने चाहिए। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। तो अभी हमारे साथ फ़ज़ील अहमद मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। फ़ज़ील, चूँकि आप ताजरान को डील करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके इश्यूज़ भी जानते हैं, क्योंकि साल ख़त्म हो गया है, तो हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो मैं ख़ुद भी जब ताजरों में जाती हूँ तो उनके बहुत सारे मसाइल सुनने को मिलते हैं, तो आप मुझे बताएँ कि इस पूरे साल में क्या देखते हैं आप? ताजरों की कभी सुनी गई, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आई उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, जो ताजरों के मसाइल हैं 2021 से बिल्कुल भी ताजर खुश नज़र नहीं आए। साल गुज़र गया है, लेकिन जो यादें हैं वो तलख़ यादें ताजरों के लिए ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो साल 2021 ने छोड़ी हैं। कई मौक़ों पे ऐसा हुआ कि कुछ ताजरों के मुतालबात थे, प्रॉपर्टी टैक्सेस था या POS के मामला थे, वो सारे गवर्नमेंट की जानिब से वापस लिए गए। वापस लेने के बाद फिर इम्पोज़ किए गए। इसके अलावा अगर आप कारोबार की बात करें ओवरऑल, तो यकीन करें कि कपड़ा मार्केटों के अंदर अभी भी आप जाकर पूछ लें तो साल 2021 में आखिरी जो 3 माह हैं उनमें तकरीबन 40% महंगाई जो है वो बढ़ी है और कपड़े की सेल जो है वो 60 से 70% कम हुई। इसका मतलब ये है कि आप जब, ज़ाहिर सी बात है, जब चीज़ किसी की डिमांड बढ़ती है उसके बाद उसकी जो प्राइसेस हैं वो हाई होती हैं, लेकिन यहाँ पर उलट रहा। कपड़े की डिमांड जो है वो इतनी नहीं रही, उसकी सेल 70% कम हो गई, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ गईं। इस वजह से ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद और जो टेक्सटाइल से मुंसलिक हमारा ताजर तबका है वो बहुत परेशान रहा है 2021 में, और 2021 ने कारोबार को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। आप वो कपड़े का कारोबार हो या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री हो, महंगाई की वजह से आप कह सकते हैं कि कारोबार जो है वो मुतासर रहे हैं, क्योंकि जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। मुझे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ से मुतल्लिक भी बताएं। ताजरों को अक्सर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रहते हैं, कहीं पे कभी कैमरास नज़र नहीं आते या पुलिस कहीं नज़र नहीं आती, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। देखें, ये सिक्योरिटी का मसला जो है वो तो फैसलाबाद में एक दरीना मसला है। हमेशा से ही सिक्योरिटी के मसाइल रहे हैं, और 8 बाज़ारों की अगर आप बात करें ना तो घंटाघर पाकिस्तान का दिल माना जाता है। पूरे मुल्क में घंटाघर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, और फैसलाबाद की तो पहचान है घंटाघर। वहाँ पर अरबों का रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबार होता है। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी आपके 8 बाज़ारों में है। उसके अलावा 8 बाज़ारों के अंदर हर तरह का होल सेल का काम है, रिटेल का काम है, और रोज़ाना अरबों का कारोबार होता है वहाँ पर। लेकिन आप सिक्योरिटी अगर देखते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है 8 बाज़ारों में। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई 8 से 10 वहाँ से आप अगर डाटा लें तो 8 से 10 आपको वारदातें रोज़ाना की बुनियाद पर निकलेंगी 8 बाज़ारों के अंदर। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मुतालबात भी रहे ताजरों के कि कैमरे लगवाए जाएँ। घंटाघर पे अगर आप 8 बाज़ारों को कवर करना चाहें, कैमरे वहाँ पर आप लगवा सकते हैं, और चोरी डकैती ख़ास तौर पर जो वारदातें हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी नया साल शुरू हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह को गवर्नमेंट या हमारी लोकल जो इंतज़ामिया है उसका कोई रुझान इस तरफ हो कि वो फैसलाबाद के शहरियों को, फैसलाबाद के कारोबारी तबके को सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए कैमरास जो हैं, CCTV कैमरास वो लगवाएं, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बनाएं। अंदर बाज़ारों के अंदर जो आपके पुलिस मुलाजमीन हैं, कांस्टेबल्स हैं या सिपाही हैं, उनकी तैनाती जो है वो ज़रूरी बनाई जाए, ताकि कारोबारी तबका जो आपका है उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और वो बगैर किसी सिक्योरिटी रिस्क के अपना कारोबार आसानी से करते रहें। डेफिनेटली, ये तो फ़ज़ील हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। 2022 में ताजरान क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं पर उम्मीद नज़र आते हैं कि जो हुकूमत अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर सकी, चाहे वो किसी भी हवाले से, कारोबार के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से हो, आने वाले साल में क्या देखते हैं कि उनकी सुनी जाएगी?
देखें, जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं उससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा क्या होगा, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ इस मुल्क को लेकर जाए, बेहतर फ़ैसले किए जाएँ। जो हुक्मरान हमारे हैं को अल्लाह ताला उनको बेहतर डिसीजंस लेने की जो है वो ऐसी उनके अंदर फीलिंग्स आएँ कि वो बेहतर से बेहतर जो डिसीजंस हैं वो लें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। और इस मुल्क का जो कारोबारी तबका है जिसकी वजह से मुल्क चलता है, वो टैक्स पे करते हैं, और उनके लिए अच्छे फ़ैसले किए जाएँ ताकि इस मुल्क की जो तरक्की है वो डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात की आपने फजील कि डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर हों। लेकिन जैसे कि कारोबार की आपने बात की कि काफ़ी हद तक कारोबार मुतासिर भी हुए हैं, कई कारोबार ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल बंद होते भी देखे हैं। देखें, ये यहाँ पर पावर लूम सेक्टर की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर बंद कारोबार की आप बात करेंगे, इस वक्त 2021 में अब तक 50% हमारी इंडस्ट्री, लूम इंडस्ट्री बंद हो गई है। उससे आप सिर्फ ये ना देखें कि 50% लूम मालकान बेरोज़गार हो गए हैं, उससे लाखों मज़दूर बेरोज़गार हुआ है। लाखों मज़दूर जो है वो पावर लूम मालकान के साथ, पावर लूम के कारोबार के साथ वाबस्ता हैं, उनका रोज़गार मुतासर हुआ है। और उनका रोज़गार मुतासर होने का मतलब ये है कि आपके लाखों ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बेरोज़गार होने की वजह से वो जो गुर्बत है वो और ज़्यादा बढ़ी है। जो अगर कोई 200 या 400 कमाने वाला था, जब वो नहीं कमा रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब तो और बढ़ गए ना, उसकी गुर्बत भी बढ़ गई, गरीब की जो लाइन है वो और बढ़ गई। तो पावर लूम सेक्टर जो है वो हमारा बहुत तबाही की तरफ गया है। डेफिनेटली तबाही की तरफ गया है, और ख़ासतौर पर बेरोज़गारी जैसे कि आपने कहा बढ़ी है, और उसमें सबसे पहले आता है हमारा मज़दूर तबका। आप चूँकि उन लोगों के बीच में जाते हैं, मज़दूरों से बात हुई हो, वो किस हद तक पुरुमीद नज़र आते हैं कि अभी तक तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, आने वाले टाइम में ये बेरोज़गारी जो उनको सामना जिसका करना पड़ा ये ख़त्म होगी? देखें, जो 2021 से अगर ताजर तबका खुश नहीं तो मज़दूर तबका भी बिल्कुल खुश नज़र नहीं आया। मैंने दोनों तरफ से व्यूज़ लिए हैं, मज़दूरों के भी लिए हैं, ताजरों के भी लिए हैं कि 2021 कैसा रहा। दोनों तरफ से एक जवाब मिला कि मायूस कुन ही रहा। अब वो मज़दूर भी मायूस रहे, कारोबारी तबका भी मायूस रहा, लेकिन उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही समझता हूँ कि जैसी उम्मीदें हैं, वो कारोबारी तबका हो, मज़दूर तबका हो, दोनों ही अच्छी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं साल 2022 से कि हमारी हुकूमत जो है, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो ऐसे अच्छे फ़ैसले करें कि जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मज़दूर जो है वो तरक्की करे, उसको रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फजील बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली मज़दूर तबका यही उम्मीद करता है कि जो आने वाला साल है उनके लिए भी अच्छा साबित होगा, और जो ताजर हज़रात हैं वो भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो उनके लिए भी अच्छा साबित होगा। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर साहब। मैं उनसे बात करूंगी। डोगर साहब, चूँकि आपको भी पता है साल का अख्ताम हो गया है, और जब भी नया साल शुरू होता है हमेशा उम्मीद की जाती है कि जो नया साल है वो बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आएगा। तो 2021 को कैसा देखते हैं कि क्या इसमें कोई अच्छी तब्दीली देखी है आपने? एक तो माहो साल बदलने के साथ मेरा ख़्याल हमने सिर्फ हिंद से बदलते देखे हैं, अदाद व शुमार बदलते देखे हैं। कोई हकीकी तब्दीली नहीं आई। हकीकी तब्दीली तो दूर की बात, मैं समझता मामूली तब्दीली भी देखने में नहीं आई। पीटीए के जो 3-3.5 साल का दौर, पौने 4 साल होने वाले, इसमें ये जितने भी साल गुज़रे, हर साल के इख्तिताम पर एक ही तरह के जज्बात रहे हैं। थोड़ा सा इस साल मुख्तलिफ है कि इस साल की जो दूसरी शशमाही है जो कल से शुरू होगी, उसमें तवक्को की जा रही है कि जो मंसूबे जिनके लिए प्रोजेक्ट्स, जिन मंसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस हुए वो मिल जाएंगे, क्योंकि फिर फाइनल ईयर में इनको शायद उस तरह से फ़ंड्स लगाने का मौका ना मिल सके। इससे चूँकि इलेक्शन में जाने का प्लान है बाद में, तो इस साल, इस माली साल की सेकंड जो 6 मंथ्स होते हैं जो कल से शुरू हो रहे हैं, 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, वो जो है उसमें तवक्को की जा रही है कि कुछ न कुछ फ़ंड्स लगाएंगे जिसमें हम 3.5 साल पीछे जहाँ खड़े थे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस साल में चीज़ें बेहतरी की तरफ ना जाने की वजह क्या समझते हैं? ठीक है, वो हुकूमत की कारकर्दगी की भी हम बात कर लेते हैं। कोई एक सेक्टर ऐसा हो, पुलिस ले लें, FPR कोई भी ले लें, कोई एक सेक्टर ऐसा देखते हैं कि जिसमें हम कह सकें कि हाँ हुकूमत ने इस जगह पर काम किया?
देखें, हमें कहीं भी काम नज़र नहीं आया क्योंकि काम हुआ नहीं। डे टू डे मैनेजमेंट थी, वो इंतज़ामी हवाले से हो या पुलिस के एंगल से हो। पुलिस महदूद वसाइल में जो कुछ कर सकती है, मेरा ख्याल उसने करने की कोशिश की है, लेकिन उसको कोई नए वसाइल नहीं दिए गए, कुछ जदीद कोई लाएअमल नहीं दिया गया, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कुछ फ़ंड्स नहीं दिए गए कि जिन पर अमल करके पुलिस से तवक्को की जा सके कि वो बहुत बड़े पैमाने पर जदीद खतूत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतज़ामिया के पास कुछ भी नहीं था, फ़ंड्स नहीं थे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी आपके सामने है, और सड़कों की सूरत हाल पे तो मेरा ख्याल जितना भी कहा जाए कम है। आपके प्रोग्राम्स गवाह हैं इस बात के, आपने बहुत कुछ दिखाया। वही सूरत हाल है, वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी सो अब भी है। बिल्कुल ऐसी है, चूँकि हम तो डेली आवाम में निकलते हैं, आवाम के मसाइल भी सुनते हैं और आवाम काफ़ी मायूस नज़र आती है, ख़ास तौर पर जिस कदर महंगाई भी होती जा रही है, हालात तब्दील होने का जो है वो नाम नहीं ले रहे। आपको लगता है कि आवाम कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद रखेगी कि नया साल शुरू हो रहा है, शायद चीज़ें कुछ बेहतर हों, हुकूमत को कुछ ख्याल आ जाए इस गरीब आवाम का? देखिए, एक तो ज़ाती ज़िंदगी में मैं कभी मायूस नहीं हुआ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और अब भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हालात अच्छे आएंगे, ज़रूर आएंगे। और ये जो 2022 का पहले 6 माह होंगे, इन्हीं में काफ़ी सारी बेहतरी नज़र में आएगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो 6 माह होंगे जो पीटीआई की गवर्नमेंट इनमें अगर पैसे नहीं लगाएगी, फंड्स नहीं लगाएगी, तो फिर उसके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के करीब जाके तो फिर वो फंड्स मुंजमद भी कर दिए जाते हैं। तो इन 6 माह में और अगले 6 माह जो हैं, अगले इस बजट के जो पहले 6 माह, यानी 2022 पूरे का पूरा डेवलपमेंट का साल होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 3.5 साल में हम नहीं देख सके, वो उम्मीद है कि 2022 में हमें जैसे कि आपने एक अच्छी बात की है कि वो शायद इन 6 माह में, लेकिन जब हम आवाम से भी बात करते हैं, उनसे भी हम यही कहते हैं ना, अमूमन लोग ये कहते हैं कि जब आखिरी टाइम रह जाता है गवर्नमेंट जाने का, अगले इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। लोग इस हुकूमत से इस हवाले से भी पूरी उम्मीद नज़र नहीं आते कि ये हुकूमत ने जिस कदर इस मुल्क के हालात ख़राब कर दी, आखिरी 6 माह भी कुछ नहीं कर सकेगी। हाँ, वो इसलिए कि वो इतना ज़्यादा मायूस हुए हैं कि उनको उनसे उम्मीद भी छिन गई है। लेकिन और ये भी एक बात अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि ये 6 माह पूरे भी कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मेरा ख्याल इसमें तो बहुत मुश्किल है कि ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन अगर करती है तो फिर अवाम, चूँकि उनका एनालिसिस करने का अपना एक अंदाज़ होता है, हम चूँकि हक़ाइक़ तक रसाई रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में होते हैं कि फोर्स ही कर लेते हैं चीज़ों को। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये जो साल है 2022, ये बेहतरी का साल होगा। पीटीआई की 3.5 साल के बाद अगर कोई उसने कुछ करना है तो वो इसी साल में कर सकेगी। तो इसलिए, क्योंकि फ़ंड्स भी मुख्तलिफ़ सड़कों के लिए मुख्तस हो चुके हैं, सरगोदा रोड के लिए, समुद्री रोड के लिए, इस्तियाना रोड के लिए काम शुरू भी हो चुका है बाद सड़कों पे। लेकिन आज भी मैं दुख के साथ ये बात कहूँगा कि 3.5 पौने 4 साल के बाद भी पीटीआई की इस गवर्नमेंट में हम ये नाली गली और सड़क से बाहर नहीं आ सके। हमारी सोचने के जो जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक में सहूलतें लोगों को मिलती हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो अपना मेयार ज़िंदगी बनाने के लिए जो जदीद पैमाने हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। आज भी हम यही कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इस साल हमारी सड़क बन जाएगी, हमारी गलियां बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी, सीवरेज सिस्टम बेहतर हो जाएगा, पानी का साफ़ पानी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो जो तब्दीली जिसके बहुत बुलंदोपांग दावे किए गए थे, वो कहाँ गई। ठीक है ज़फ़र नौकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ऐसा ही है कि जो तब्दीली आनी चाहिए थी वो हुकूमत ये तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन उम्मीद फिर भी हम पर उम्मीद है कि जो नया साल शुरू हो रहा है, ये हुकूमत कुछ ना कुछ ख़ास तौर पर आवाम को कोई ना कोई रिलीफ देगी। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।